नमस्कार। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और आप टाइम्स नाउ नवभारत के सारे दर्शक आपको देख रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। शायद गोरखपुर से चुनाव की प्रक्रिया में बिल्कुल छलांग लगाने के बाद ये आपका शायद पहला इंटरव्यू है। तो लोगों का ये कहना है कि गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा की बातें हो रही थी, तो गोरखपुर क्यों? सेफ सीट है इसीलिए? देखिए, मैं पहले तो टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत को धन्यवाद दूंगा कि गोरखपुर के लिए मेरी घोषणा के बाद आप इंटरव्यू लेने के लिए आई हैं। देखिए, पार्टी का अधिकार है और मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। गोरखपुर, अयोध्या या प्रदेश की किसी भी सीट पर। देखिए, मैं मुख्यमंत्री प्रदेश का हूं, तो प्रदेश की सभी 403 सीट पर मेरी पकड़ होनी चाहिए। इसलिए ये अधिकार पार्टी का मैंने पार्टी को ही दिया था। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ूंगा। पार्टी कहेगी किस सीट पर लड़ना, तो मैंने कहा उसी सीट पर लड़ूंगा। गोरखपुर से मैं 5 बार सांसद रहा हूं। स्वाभाविक रूप से मेरी परंपरागत सीट है, मैं पिक एंड चूज नहीं किया। वहां से मैं जुड़ा रहा हूं, वहां मेरी जड़ें हैं और मुझे वहां से चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, संसदीय बोर्ड के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ये तो बहुत विनम्र सा जवाब हुआ योगी जी, क्योंकि बड़ा प्रिडिक्टेबल सा जवाब है, जबकि इलेक्शन सब कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल हुआ करते हैं। इसमें पता नहीं होता कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो लोग जानना चाहते हैं कि आपका व्यक्तिगत चुनाव कहां से लड़ने का आपकी इच्छा थी। देखिए, जब व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहता है तो उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं रह जाता है। हम एक विचारधारा, एक पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी के अनुशासन और पार्टी के नियमों के साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी जिस सीट से कहती, मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि पार्टी जिस सीट से कहेगी, जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे और उसी सीट पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं जहां से पार्टी मुझसे कही है। आपको अजीब नहीं लगता कि पहले विपक्ष कहता था कि इस बार गोरखपुर से नहीं लड़ेंगे, गोरखपुर के जो बाईपोल के रिजल्ट 2018 में थे वो अच्छे नहीं थे, अब देखना मथुरा, अयोध्या कहीं से लड़ेंगे। अब वही लोग कहते हैं कि घर वापसी हो रही है गोरखपुर में क्योंकि वो सेफ सीट है। अखिलेश यादव ने ऐसा कहा है कि मथुरा और अयोध्या की बातें हुई लेकिन गोरखपुर देखिए, मैं इसीलिए बोलना चाहता हूं कि वही अगर मैं अयोध्या से लड़ता तो लोग बोलते गोरखपुर से भाग गए। मैं मथुरा से या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसी सीट से लड़ता तो लोग मुझे यही कहते। मैं बुंदेलखंड या कहीं और से लड़ता, वहां से भी लोग मुझे यही कहते। आज जब मैं गोरखपुर से, जिस सीट पर मैं 5 बार सांसद रहा हूं, वहां से विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है और मैं वहां से चुनाव लड़ रहा हूं, पार्टी ने मुझे वहां से अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। देखिए, गोरखपुर की सीट वंशवादी, जातिवादी, परिवारवादी सोच की सीट नहीं, और उस सीट पर उसी मिथक को तोड़ने के लिए आखिर अखिलेश यादव भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भी तो किसी 403 विधानसभा सीटों पे जाके देखना चाहिए ना। क्यों उस सीट पर जाते हैं जिस सीट पर जाति विशेष का वोट ज्यादा है? ये एक सामान्य अंतर है। यह अंतर वही जो चुनाव में साफ दिख रहा है। हम लोग राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रवाद सबको सुरक्षा और सबकी आस्था का सम्मान का प्रतीक है। उनके लिए चुनाव एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त करने का साधन है और सत्ता वंशवादी, परिवारवादी, विकृत मानसिकता को आगे बढ़ाने का एक उनका प्रतीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सत्ता में आएंगे, अपने परिवार को ही प्रदेश मान लेंगे, उससे इतर सोच नहीं सकते।
न गांव का, न गरीब का, न किसान का, न नौजवान का, न महिलाओं का, न व्यापारियों के बारे में, समाज के किसी भी तबके के बारे में प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं, देश और दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं। और फिर ऐसे लोगों से उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? जो व्यक्ति 12 बजे सो के उठता हो, उसके बाद तैयार होने में 2 घंटे लगते हों, फिर उनके जैसे बच्चों की तरह साइकिलिंग का समय आ गया हो, फिर ट्विटर आकर के बताएंगे कि आज ये चीज रट करके बोल देना मीडिया में, उतना बोल करके फिर वे अपनी साइकिलिंग के लिए निकल जाएंगे। ये इससे प्रदेश नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को चलाने के लिए जज्बा चाहिए, उसको चलाने के लिए पेन लेना पड़ेगा, सम विषम परिस्थितियों में हिम्मत खोए बगैर आगे बढ़ना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में यह करके दिखाया है। आपने जो कहा उससे 2 सवाल उठते हैं। आपने कहा परिवारवाद। अब परिवारवाद, उन्होंने आपको वापस जवाब दिया कि परिवार के सारे लोग तो उठाकर आप अपनी पार्टी में ला रहे हैं, तो परिवारवाद उनका तो आपने खत्म कर दिया, आप सबको ले आए यहाँ। और ये आपका डिफेंसिव एक्शन लगता है, क्योंकि आपके यहाँ से 3 कैबिनेट मंत्री उनके यहाँ चले गए, तो आपने एक बदले की भावना से उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश की। हमने किसी को तोड़ा नहीं है, हमने किसी को तोड़ा भी नहीं है, न हमने किसी को रोका है। एक चीज नोट करना, देखिए, जिन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, वे स्वाभाविक रूप से सुरक्षित ठिकाने की ओर जाने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कहीं सुरक्षा की जमीन नहीं मिलेगी। एक दूसरा, मुलायम सिंह जी की छोटी बहू श्रीमती अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन किया है। उन्हें तो ये लोग प्रमोट करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पास विजन था। उनकी सोशल एक्टिविटीज से लोग परेशान थे कि वो गौरक्षा का काम क्यों करती है, दिव्यांग जनों के लिए क्यों काम करती है, तमाम अन्य एक्टिविटीज में सोशल वेलफेयर से जुड़ी हुई स्कीम के साथ क्यों जुड़ी हुई है, क्योंकि उसका एक सोशल दायरा है, सामाजिक दायरा है। और इसके ठीक विपरीत इस समाजवादी कुनबे का जो दायरा था, ये असामाजिक था। गुंडा तत्वों को प्रश्रय देना, दंगाइयों को प्रश्रय देना, पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देना, और उसके माध्यम से भय का एक वातावरण बनाना। तो ये तो वही था ना कि कहा कबीर कैसे, यानी कह रही में कैसे निभे बेर केर का संग। उन्होंने तो बीजेपी ज्वाइन करते समय एक बात को कहा कि मैं बीजेपी में वंशवादी परिवारवादी सोच के साथ नहीं, राष्ट्र आराधना की सोच के साथ आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को, कार्यशैली से प्रभावित होकर के बीजेपी ज्वाइन करना चाहती हूं। क्या समाजवादी पार्टी के कुनबे में कोई इतना बोलने का साहस कर सकता है? अगर ये साहस उनमें होता, एक ही परिवार में अध्यक्ष भी, उसी परिवार का राष्ट्रीय महासचिव भी, उसी परिवार का जो है प्रदेश का भी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी जगह उसी परिवार के सारे लोग होंगे, यही तो समाजवाद है। ये समाजवाद नहीं जिसके बारे में एक चर्चित दार्शनिक ने इस बात को कहा था कि इस समाज का सबसे बड़ा धोखा है ये समाजवाद। इसके बहुरूपीय ब्रांड हैं। एक माफियावादी समाजवाद है, परिवारवादी समाजवाद है, वंशवादी समाजवाद है, जातिवादी समाजवाद है। नाम ये डॉक्टर लोहिया का लेते हैं, लेकिन लोहिया के विचारधाराओं की सबसे ज्यादा हत्या इन्होंने की है। लोहिया के विचारधार, लोहिया ने कहा था एक पक्के समाजवादी को संपत्ति और संतति की से दूर रहना चाहिए। ये लोग उसमें आकंड डूबे हुए हैं। इनसे क्या उम्मीद करते हैं? न इनसे प्रदेश उम्मीद करता है और न देश ही कोई उम्मीद करता है। योगी जी, सवाल ये है कि आपने कहा आप गोरखपुर जाएं तो आप कह रहे हैं वहां कास्ट का नहीं है, जाति का कोई नहीं है, परिवारवाद नहीं है। वो अगर जाते हैं कड़हल मैनपुरी में तो आप कहते हैं कास्ट कॉम्बिनेशन पर जा रहे हैं। आप ये भी तो मानिए कि मुलायम सिंह जी अब उतने एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है।
अखिलेश यादव ने अपनी पूरी पार्टी को आगे बढ़ाया है, बल्कि कांग्रेस और बीएसपी को पछाड़कर अगर कोई टक्कर दे रही है पार्टी बीजेपी को, तो वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की। तो वो तो 403 सीटों पर अखिलेश यादव के नाम पर ही लड़ रहे हैं ना ये चुनाव। देखिए, तो उनकी क्यों आपको समझना चाहिए कि लड़ाई कमजोर है? मैं कहाँ कह रहा हूँ कोई कमजोर है, कहीं कहाँ भी कह रहा हूँ कोई मजबूत है। ना मैं कमजोर कह रहा हूँ ना मजबूत कह रहा हूँ। तो चुनाव के रिजल्ट 10 मार्च को बता ही देंगे। 2019 में भी बता चुका है। जब ये महागठबंधन बनाए थे, बहन जी की गोदी में बैठ करके अपनी नैया पार करना चाहते थे, तब भी प्रदेश की जनता ने इनको 5 सीटों पर सीमित कर दिया था। जब बाप से मिली हुई सत्ता को संभाल नहीं पाए थे और 2014 में शर्मनाक हार समाजवादी पार्टी इसी प्रदेश में हारी थी, तब भी सबने इस चीज को देखा है। 2017 में भी सत्ता में रहते हुए जिस शर्मनाक हार को समाजवादी पार्टी ने देखा है, 10 मार्च 2022 समाजवादी पार्टी फिर एक शर्मनाक हार के लिए तैयार होगी। आप इसको देखना। सवाल यह है कि लोगों का कहना है ये भी कि आप इसको जो 2 हॉर्स वाला रेस है, इसको कहीं ना कहीं बाकी पार्टियां जो हैं वोट काटेंगी और उससे शायद आपको फायदा होगा। लोगों का कहना है कि अगर सिर्फ विकास की बात होती तो विकास चलता। ये जो जाति समीकरण पर सीट दिए जाते हैं, आपके यहाँ से दलित और ओबीसीज मिलाकर 60% जो पहली लिस्ट में सीटें थी ओबीसीज और दलित्स को दी। तो अगर आप जाति के हिसाब से नहीं करना चाहते, हम जाति के आधार पर नहीं देते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व तो सही मायने में अगर कोई करता है, आप देखें सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग चुनाव में उनकी पहली सूची जो आती है उसमें किस प्रकार के तत्वों को उन्होंने स्थान दिया। कैराना के पलायन के लिए जिम्मेदार लोग, मुजफ्फरनगर के दंगाई, सहारनपुर में सिखों के खिलाफ दंगा करके और गुरु घर पर हमला करने वाले लोगों को, ऐसे ही अन्य जिलों में भी जो कैराना से लेकर के लोनी तक एक लंबी सूची है। बुलंदशहर में, स्याना में, लोनी में, ठाकुरद्वारा में, यानी जगह जगह जो टिकट दिए हैं इन लोगों ने, ये सूची बताती है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये फिर से उत्तर प्रदेश में उपद्रव और दंगाइयों को प्रश्रय देकर के, टिकट देकर के आगे बढ़ा करके प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की कुछ सी चेष्टा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जो जारी की है, ये सही मायने में सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व करती है। बिना किसी भेदभाव के हर तबके को प्रतिनिधित्व भी देती है, लेकिन उसमें कोई जातिवाद का बू नहीं आता। हमने जाति के आधार पर टिकट नहीं दे, लेकिन हां, हर समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व मिले। जो समाज में अपनी सेवा देने में सक्षम है, हर व्यक्ति है, लेकिन कम और ज्यादा जो हमारी स्क्रीनिंग के बाद सामने आए, हमने उनको टिकट हमने भी दे दिया। और उसकी तुलना पब्लिक अगर करेगी तो भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय को सही मायने में अपनी सूची के माध्यम से भी और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भी, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस सामाजिक न्याय को क्रियान्वित भी किया है और अपने टिकट में वितरण में भी उसको लागू किया है। समाजवादी पार्टी की सरकारें जब भी थी, दंगा, अपराध, अराजकता, गुंडागिर्दी के अलावा कुछ नहीं था प्रदेश में, और आज उनकी सूची में भी यही सब कुछ है। उनके जितने नुमाइंदे आप कह रहे हैं दंगाई हैं, कोई केस प्रूव नहीं हुआ है। वैसे आपके सूची में भी कुछ लोग हैं, करीब 20-25 लोग तो हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। तो अगर उनके खिलाफ कोई कोर्ट से आदेश नहीं आया है और उनको आप चांस दे सकते हैं, तो आप उंगली समाजवादी पार्टी पर कैसे उठा सकते हैं? ये उनका सवाल। पेशेवर दंगाई, कैराना का इनका प्रत्याशी क्या है? क्यों भागा था जब उसके खिलाफ कोई मामले नहीं थे? तो क्यों भागा था? बीजेपी ने किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है जो न्यायालय का भगोड़ा हो या पेशेवर अपराधी हो। सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक मुकदमे हो सकते हैं, लेकिन
अपराध को कोई पेशा बना करके एक सामान्य नागरिक के जीवन को जीना हराम कर दे, व्यापारियों का अपहरण कर ले, इसको अपना पेशा बना ले, ये चीजें तो नहीं चल सकती हैं। ये चीजें नहीं चल सकती, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बीजेपी ऐसे लोगों को कतई प्रश्रय नहीं देती है। अन्याय के खिलाफ लड़ना अलग विषय है, लेकिन अपराध को और अराजकता को अपना पेशा बना करके समाज में भय और दहशत का माहौल बनाना, ये अस्वीकार्य होना चाहिए। इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं और आज सबसे बड़ा चार्ज आप पर जो विपक्ष ने लगाया है कि आपने अमर जवान ज्योति बुझाकर अब वॉर मेमोरियल पर इसको शिफ्ट कर दिया है, तो ये कैसा राष्ट्रवाद? देखिए, राष्ट्रवाद, हमारा राष्ट्रवाद भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा, उसकी समृद्धि और उसके सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। इस देश का सौभाग्य है और हम आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, आजादी के बाद जिन्होंने देश के उन सभी वीरों के शौर्य और पराक्रम की गाथा को वार मेमोरियल के माध्यम से देश के सामने और दुनिया के सामने रखा है। ज्ञात और अज्ञात उस सभी सैनिकों के नाम आज उस वार मेमोरियल पे अंकित हो चुके हैं। मुझे वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं चाहूंगा कि हर देशवासी को, हर प्रदेशवासी को वहां जाके देखना चाहिए। अपने सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर गौरव की अनुभूति कराने वाला वार मेमोरियल आजादी के बाद क्यों नहीं बन पाया? आपने एक परिवार के मेमोरियल तो बनाए, एक परिवार के नाम पे संस्थाओं के नाम तो रखे, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले उन शहीद सैनिकों के प्रति कभी सम्मान का भाव व्यक्त नहीं किया। आज तो बीजेपी की सरकार ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, और अमर जवान ज्योति जहां पे उनके नाम अंकित हैं वहां जलेगी तो उन सभी अमर शहीद सैनिकों को अपने भारत के शौर्य और पराक्रम पर भी गौरव की अनुभूति होगी। अमर जवान ज्योति सदैव के लिए उनको अमरता का संदेश देने वाली होगी। दूसरा, अमर जवान ज्योति पर भारत माता के अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है। कौन ऐसा भारतीय है जो भारत माता के ऐसे वीर सपूत पर गौरव की अनुभूति न करता हो? और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत का हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। ये दोनों काम कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ही कर रही है। कोई भारतीय इस पे उंगली नहीं उठा सकता। भारत की सुरक्षा पे सेंध लगाने वाले ये लोग जो भारत के सैनिकों पर उंगली उठाते हैं, भारत के सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, वही लोग टीका टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन सामान्य भारतीय, हर सामान्य भारतीय, हर भारतीय वार मेमोरियल पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा अमर जवान ज्योति पर लगाने की घोषणा का भी अभिनंदन करता है। योगी जी, जो लोग कह रहे थे कि 26 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ताबलो नहीं अलाउ किया जा रहा, बंगाल की सरकार इस पर काफी आपत्ति भी जता रही थी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई चिट्ठियां भी लिखी हैं प्रधानमंत्री को, क्या ये उनको जवाब है? देखिए, एक तो बंगाल सरकार की कार्य पद्धति को हम लोगों ने भी देखा है और किसी भी स्कीम में वहां की सरकार अपना योगदान नहीं देती है। आप देखें कि पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को मिला, बंगाल की सरकार ने अपने यहां लागू नहीं होने दिया, जिसमें हर किसान को 6,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2,54,00,000 किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। अब तक हम उत्तर प्रदेश में 41,000 करोड़ रुपए उन किसानों के बैंक खाते में भेज चुके हैं। पूरा पैसा भारत सरकार दे रही है। देश के अंदर 10 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। बंगाल के अंदर वहां के किसानों को क्यों, वेस्ट बंगाल की सरकार क्यों नहीं देती है? उनको तो केवल आंकड़े देने थे, पैसा डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में जाता है,
लेकिन उसमें भी राजनीति। आयुष्मान भारत योजना, जिसमें हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, उसको भी वो लागू नहीं होने देना चाहते हैं। यानी एक गरीब को फ्री उपचार मिले, ये उन्हें स्वीकार्य नहीं। एक गरीब को फ्री में मकान मिले, ये उनको स्वीकार्य नहीं। एक गरीब को फ्री में शौचालय मिले, ये उनको स्वीकार्य नहीं। एक गरीब को फ्री में राशन मिले, ये उनको स्वीकार्य नहीं। एक किसान को हर साल 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिले, उनको स्वीकार्य नहीं। दूसरा, जो एग्जीबिशन गणतंत्र दिवस के अवसर पर चलती है, उसकी एंट्री पहले से मांगी जाती है। अगर आप समय पे नहीं देंगे, यूपी अगर समय पे नहीं देगा तो यूपी को भी क्यों एंट्री मिलेगी? क्योंकि वो तो एक प्रतिस्पर्धा के बाद एक चयन होता है। आपने अगर समय पे अपनी वो नहीं दी है तो ये चीजें मुझे लगता है कि उसका कारण बना होगा। अन्यथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति हर भारतीय सम्मान का भाव व्यक्त करता है। और याद रखना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हो, सरदार पटेल हो, ये सभी दिवस तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में लिया। कौन नहीं जानता कि अलग अलग तिथियों को उस 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाना, 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाना, 26 दिसंबर की तिथि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की स्मृति में बाल दिवस के रूप में उसको आयोजन करना, ये सभी तिथियां तो उसी स्मृति को आगे बढ़ाती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान का भाव, ये सभी कार्यक्रम उसी के हिस्से हैं। ये काम पहले भी हो सकती थी, पिछली सरकारें भी कर सकती थी। कांग्रेस को अपने परिवार, एक परिवार के अलावा दूसरे का सम्मान स्वीकार्य ही नहीं था, लेकिन मोदी जी ने इन सभी महापुरुषों को भरपूर सम्मान दिया। 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मदिन को मनाने का कार्यक्रम। ये सारी चीजें आपने बंगाल में समझाई थी, फिर भी वोट नहीं पड़े। वोट, ये काम हमारे लिए वोट के लिए नहीं था, ये राष्ट्रीय सम्मान का विषय था, राष्ट्र के सम्मान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कांग्रेस की बात छेड़ी, तो कांग्रेस की बात से मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने आज अनाउंसमेंट किया है कि यूपी की मुख्यमंत्री का चेहरा उनका है और वो रिप्रेजेंट करेंगी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप वेलकम करेंगे कि वो भी चुनाव लड़ें? वो तो लड़ी रही है, अब लड़ने का है, वो तो लड़ी रही है। उन्होंने तो कोई सीट नहीं घोषित। मैं क्या कह रहा हूं ना, सवाल ये है कि ये काम उस पार्टी का है, हमारी पार्टी का नहीं है। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप कैसे रोक सकते हैं? क्या मैं अखिलेश जी को रोक सकता हूं? मैं कौन होता हूं रोकने वाला? वो पार्टी तय करें। पर आपको क्या लगता है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगी, किसी सीट से लड़ेंगी? देखिए, ये उनकी पार्टी का विषय और उनका अपना विषय हो सकता है। ये हमारी पार्टी का विषय, मेरा विषय नहीं है। और वो जब कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उसके तहत उन्होंने उन्नाव की जो बेटी थी उनकी माताजी को टिकट भी दिया है, ये कह के कि आपके प्रदेश में यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था सही थोड़ा नहीं थी। जिस तो की रजा के पास जाकर के इन्होंने समर्थन मांगा है, उनकी बहू की बात को भी सुन लेती। कांग्रेस शासित राज्यों में जिन बेटियों पर अत्याचार हुआ है, हो रहा है, उनकी पीड़ा को भी वो सुन लेती। उत्तर प्रदेश में हर बेटी सुरक्षित है और वह जिम्मेदारी हमारी है, न केवल सुरक्षा का बल्कि उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन का पूरा दायित्व भी हमारा है। सरकार उस दायित्व को पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने का कार्य कर रही है। पर फिर भी हर चुनाव के वक्त या हर वक्त जब विपक्ष उठाता है हाथरस और उन्नाव का सवाल और उस वाकये में जो हुआ, कहीं ना
कहीं सवाल तो खड़े होते हैं प्रशासन। देखिए, हमें जो कार्रवाई करनी थी हमने कार्रवाई की। हमने कभी किसी अपराधी को बचाने का प्रयास नहीं किया। अगर घटना घटित हुई तो उसमें त्वरित एक्शन भी हुआ। दूसरा, न्यायालय ने एसआईटी का गठन किया, वो जांच कर रही है। मामला सीबीआई के पास है, सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचे पहले। मुद्दा उठाने से कौन रोक रहा है? आप लाग उठाइए, उसके परिणाम भी आपके सामने आएंगे। सच को जाने बगैर अगर आप मुद्दों को उठा रहे हैं तो ये आपका विषय है, आपका अधिकार है। और हम लोग लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं, प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए हम लोगों ने मिशन शक्ति का कार्यक्रम हमारी सरकार ने चलाया। अपराधी कोई भी हो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की। सुरक्षा का बेहतर वातावरण हमारी सरकार ने दिया। न केवल बेटियों को बल्कि प्रदेश के अंदर प्रत्येक महिला को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की ओर अग्रसर हमारी सरकार ने किया। आज भयमुक्त वातावरण प्रदेश के अंदर है एक, और ये सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति ने प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया। यही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में हर निवेशक आने से डरता था, क्योंकि जब वो स्वयं सुरक्षित नहीं, उसकी पूंजी कहां से सुरक्षित होगी। आज तो प्रदेश में 4 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है। लेकिन आपकी पर कैपिटा इनकम गिरती चली जा रही है। पर कैपिटा इनकम 5% थी, अब 1.8%। हमारे पर कैपिटा इनकम पहले से दुगनी हुई है। ये नंबर नहीं बताते, मैं क्या कह रहा हूं, पहले से दुगनी हुई है। पहले उत्तर प्रदेश में जब हम लोग आए थे, यहां पे 43,000 सालाना पर कैपिटा इनकम थी। आज ये बढ़कर के प्रदेश के अंदर 90,000 पर कैपिटा इनकम है यूपी की। यूपी में पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में डबल की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के बजट में हम 3 गुना उत्तर प्रदेश के बजट को बढ़ाए हैं। 2013 से 2017 5% की पर कैपिटा इनकम थी, 3% पर आई 18 से 20 में, और 18 से 22 तक का अगर आप ले लें तो 1.8%। ये आरबीआई के की डेटा है जो एक प्रसिद्ध अखबार ने छापे हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं एजुकेशन बजट, तो ये 16.7% थी जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, घट के 12.5% हो गई है। और 30% लोग इस वक्त गरीबी रेखा के नीचे हैं उत्तर प्रदेश में, देखिए, जबकि नेशनल एवरेज 22% है। उत्तर प्रदेश की गरीबी रेखा, देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश में हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर जाएं, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की भी वो होंगे जी, 4.83% इस समय है। 2016-17 में क्या थी? 18% से ऊपर थे। उसको भी बोलिए ना, आप उसको क्यों नहीं बोलना चाहते? उत्तर प्रदेश में 2000 अनएम्प्लॉयमेंट प्रदेश की पर कैपिटा इनकम के साथ जुड़ती है। जब 18% से अधिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हमारी सरकार के समय हमने प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन का कार्यक्रम किया, प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया, प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया, प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक निवेश लेके आए। आज यहां की एम्प्लॉयमेंट रेट आज के दिन की जो आई, आज लेटेस्ट जो आई है, आप पुराने उसको पढ़ रहे हैं, आज नया मेरे उससे ले लीजिए, 4.9 उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये उत्तर प्रदेश का नया वो आया है, इसको भी आपको नोट कर लेना चाहिए। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर पहले शिक्षा की क्या स्थिति थी, आज शिक्षा की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में जब हम लोग आए थे, बेसिक एजुकेशन जो है, स्कूल थे तो भवन नहीं थे, भवन है तो शिक्षक नहीं थे, शिक्षक हैं, भवन है तो विद्यार्थी नहीं है, और जहां पर तीनों हैं वहां पे कर्फ्यू के कारण खुलते ही नहीं थे। ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा की स्थिति थी।
आज उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक एजुकेशन में, देखिए हमारी सरकार को 5 वर्ष में से कायदे से 3 वर्ष का ही कार्यकाल कार्य करने का मिला है, ये तो आप भी जानते होंगे। कोविड ने काफी समय खराब किया। इन 3 वर्षों में सरकार की अचीवमेंट को भी तो आप देखिए, 54 लाख नए विद्यार्थी जुड़े हैं हमारे विद्यालयों में, 1.5 लाख नए शिक्षकों की भर्ती हुई है, और ऑपरेशन कायाकल्प में 1,30,000 से अधिक विद्यालयों को हम लोगों ने उसकी अच्छी फ्लोरिंग बनाई, बालक बालिकाओं के लिए अच्छे टॉयलेट दिए, उनमें पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई, उनको सोलर लाइट की व्यवस्था उन पे दी जिससे परमानेंट वहां लाइट की व्यवस्था दी जा सके, स्मार्ट क्लासेस दी, वहां पर हम लोगों ने लाइब्रेरी दी, वहां पर अन्य सुविधाएं दी। आज वहां पे 54 लाख बच्चे बढ़े हैं। प्रदेश के अंदर हम लोग जिन क्षेत्रों में विश्वविद्यालय नहीं थे, वहां पे हमने गवर्नमेंट के पहले स्टेट यूनिवर्सिटी उपलब्ध करवाई। सहारनपुर में मां शकंबरी के नाम पर, अलीगढ़ में जाट आइकॉन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर, आजमगढ़ में राजा महाराज सुहेल देव के नाम पर, मेरठ में एक नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे, लखनऊ में अटल जी के नाम पे मेडिकल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बना रहे हैं। ये सभी नए विश्वविद्यालय हैं। हम लोगों ने ऐसे ही जिन विकास खंडों में इंटर कॉलेजेस नहीं थे, वहां पे इंटर कॉलेजेस का निर्माण शुरू किया। जहां पे डिग्री कॉलेजेस नहीं थे, उनमें कॉलेजेस का, वहां डिग्री कॉलेजेस भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे बजट का दायरा भी तो बढ़ा। जब 2 लाख करोड़ था तब बजट प्रदेश का था 16%, आज प्रदेश का बजट है 6 लाख करोड़। 6 लाख, 3 गुना प्रदेश का बजट बढ़ा है। और प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोगों ने जो ध्यान दिया है, आज उसमें उसी प्रकार का परिवर्तन भी देखने को मिला है। तो योगी जी, ऐसा क्यों है कि जो ग्राफ बीजेपी का हम ट्रैकर चला रहे हैं, टाइम्स नाउ नवभारत वीटो का एक ट्रैकर चल रहा है जो हर हफ्ते ईसीजी की तरह नापता है कि कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे से आगे निकल रहा है। तो उसमें 3 हफ्तों में कम से कम बीजेपी के जो आंकड़े 250 सीटों की प्रोजेक्शन में आ रहे थे, वो थोड़े गिरे ही हैं, बढ़े नहीं हैं, जबकि अखिलेश यादव गेन करते हुए नजर आ रहे हैं 140 से 150। बीजेपी आगे जरूर है, लेकिन ग्राफ कुछ कम हो रहा है। ऐसा क्यों? आप इस बात को मानती है ना कि बीजेपी की सरकार बन रही है? अभी तक के प्रोजेक्शन बता रहे हैं, बाकी मैं क्या करूं, आप मानती है ना? राज्य की जनता बताएगी। हमने 5 साल सरकार चलाई है, और 5 साल सरकार चलाने के बाद इस बात को मानती है ना, सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। एक दूसरा, आप इस बात को मानती है कि बीजेपी सरकार बना रही है, फुल मेजोरिटी की सरकार बना रही है। 2, तीसरा, मुझसे नोट करा ले, मेरी बात को नोट कर लें, 10 मार्च 2022 को जब प्रदेश के चुनाव परिणाम आएंगे, समाजवादी पार्टी एक शर्मनाक हार के लिए तैयार बैठी, उसको मानसिक रूप से तैयार बैठना चाहिए। मैं इस बात को गारंटी के साथ आपके सामने कह सकता हूं। वो कह देंगे आपने पहले से ही ईवीएम प्रोग्राम कर लिया। मैं क्या कर रहा हूं, हम ये तो पंचायत चुनाव में भी वो लोग कहे थे, लेकिन हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि ये शर्मनाक हार उनकी होगी। शर्मनाक हार मतलब? देखिए, वो बुरी तरह हारेंगे, वो 100 से नीचे आएंगे, और 100 बीजेपी 300 प्लस पार करेगी, फिर से एकदम पार करेगी, आप देखना। और पहली सूची जारी होने से, मैंने आपको जो बता दिया कि पहली सूची जारी होने के साथ ही जो चीजें सामने आई हैं, उसके साथ ही इलेक्शन पूरी तरह अपने उसको पकड़ चुकी है कि इलेक्शन को किस मोड़ पर आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, और वो चीजें आज उस रूप में आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। मैं आपसे फिर पूछना चाहती हूं कि 3 ओबीसी लीडर, हाँ, आपके मंत्री थे कैबिनेट में, हाँ, वो छोड़कर चले गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, हाँ, या सैनी जी हों, या हाँ, चौहान साहब हो, दारा सिंह चौहान साहब, ये ओबीसी लीडर हैं। हाँ, और जो भी बाहर निकला है, उन्होंने कहा है कि वो स्वेच्छा से जो भी इशू रेज करते थे, उनको, उनकी बातों को
उनका वजन नहीं होता था कैबिनेट की मीटिंग्स में, उनकी हाँ। बातें मानी नहीं जाती थी। हाँ। और आपने ओबीसी समाज के लिए कुछ नहीं किया 5 साल। हाँ। क्या देखिए, ये धक्का नहीं है आपके लिए? देखिए, इस प्रकार की अवसरवादिता से सरकारें नहीं चलती हैं। सरकार जिस दिन हम लोगों ने गठित की थी, मैंने इन सभी लोगों को और सभी अधिकारियों को, सभी मंत्री और सभी अधिकारियों को लोक कल्याण संकल्प पत्र की एक प्रति उपलब्ध करा दी थी। और सबसे मैंने अनुरोध किया था कि भाई आप सभी इसको पढ़ करके आइए, दिन भर अपने ऑफिस में बैठेंगे, शाम को 6 बजे के बाद मेरे कार्यालय में एक विभाग के प्रेजेंटेशन होने हैं रोज। और मैंने 1 महीने तक हर विभाग के प्रेजेंटेशन को देखे थे और सभी मंत्री बैठते थे। रात्रि 11 बजे 12 बजे तक चलता था, 6 घंटे का हमारा वो चलता था 1 महीने तक। और मैंने कहा इसी दौरान लक्ष्य तय होने हैं। फ्रीक्वेंट चर्चा होती थी, ऐसा भी नहीं कि कोई लॉन्ग लपेट हो। एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी पीछे बैठते थे, सामने मंत्रीगण बैठते थे मेरे साथ में, और मैं पूछता था कि जिसको जो क्वेरीज लेनी हो बोल दो, क्योंकि इसी के अनुसार आपको अपनी पॉलिसी तय करनी है। देखिए, कैबिनेट की बैठक होती है, मंत्री को इतना मालूम होना चाहिए कि मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। अगर प्रस्ताव आप प्रस्तुत कर रहे हैं और आपको जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब आपकी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री किसी विभाग का प्रस्ताव नहीं लेके आता है, वो विभाग लेके आता है। दूसरा, जिस दल में ये लोग गए हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि उस समाजवादी पार्टी के समय में, देखिए, हर व्यक्ति को जाने आने का पूरा अधिकार है। लोग जानेंगे तो अतृप्त आत्माएं हैं तो घूमेंगी, तो हमेशा घूमती रहेंगी। कभी कांग्रेस में रहे होंगे, कभी बसपा में, फिर सपा में, फिर बीजेपी में, फिर घूम फिर करके देखेंगे, जहां ठोर ठिकाना मिले तो फिर अपने लिए उसी प्रकार का वो करेंगे। तो उनकी आत्मा को कभी तृप्ति नहीं मिलती है, भटकते रहना है। लेकिन सामाजिक न्याय क्या है, मैं यही पूछना चाहता हूं। गरीब का हड़प लेना, कमजोर का हड़प लेना, तो इन मंत्रियों ने हड़पा था। जिन 43 लाख गरीबों को एक आवास मिले हैं, क्या वो गरीब नहीं है? क्या वो पिछड़ा नहीं है? क्या वो दलित नहीं है? क्या वो मेरे नातेदार रिश्तेदार हैं? जिन 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय मिले हैं, ये कौन है? जिन 9 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, ये कौन लोग हैं? जिन 1 करोड़ गरीबों को, जिसमें एक वृद्धजन है, निराश्रित महिला यानी विधवा महिलाएं हैं और दिव्यांग जन है, 1000 रुपए की पेंशन हम दे रहे हैं, ये लोग कौन है? क्या ये गरीब नहीं है? क्या ये पिछड़े और दलित नहीं है? जिन गरीब कन्याओं की शादी हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से कर रहे हैं, कौन है? उसमें तो ये सभी लोग शामिल हो रहे थे। जिन 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन दे रही है, ये लोग कौन है? यानी इनको ये पसंद नहीं था कि गरीबों को फ्री में राशन मिले, इनको ये पसंद नहीं था कि गरीब को मकान मिले, इनको ये पसंद नहीं था कि गरीब को फ्री में स्वास्थ्य का 5 लाख का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, इनको ये स्वीकार्य नहीं था कि गरीब के घर में बिजली चमके, बिजली लगे, इनको ये स्वीकार्य नहीं था कि गरीब के घर में भी रसोई गैस के चूल्हे जले, इनको ये स्वीकार्य नहीं था कि हर गरीब को सुरक्षा मिले। पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था कि गरीब के अन्न का जो खाद्यान्न था वो ब्लैक हो जाता था और वो पैसा किसी इत्र माफिया के घर में दीवालों के अंदर कैद करके रख दिया जाता था। आज जब जेसीबी और बुलडोजर चल रहा है ना,
और वो पैसा निकल रहा है तो इनको तब बुरा लगता है जब किसी माफिया, पेशेवर माफिया जो किसी व्यापारी और किसी गरीब की संपत्ति को कब्जा करता था, उस माफिया पे जब बुलडोजर चलता है तो उस माफिया के प्रति इनकी संवेदनाएं हैं। उनकी संवेदना इन गरीब, इन किसान, इन दलित और इन पिछड़ों के प्रति नहीं है। सच्चाई यह है कि इनकी संवेदना उन माफियाओं के प्रति थी जिन माफियाओं पर हमने कार्रवाई की। पर 2014 में, 17 में, 19 में यही छोटी पार्टियां आपको पसंद थी। आपने बहुत एक कास्ट अरिथमेटिक भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो किया, 2017 में जो किया, 2019 में जो किया, भारतीय जनता पार्टी अपने उन्हीं सहयोगियों के साथ 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। और मैंने फिर आपको कहा ना, 10 मार्च 2022 को जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर बना रही होगी और समाजवादी पार्टी शर्मनाक हार के लिए एक बार फिर से वहां पर अपनी पराजय के लिए तैयार बैठी होगी। योगी जी, आपने अखिलेश यादव पे कहा 12 बजे उठते हैं, साइकिलिंग करते हैं। आपको कैसे पता? देखिए, बातचीत होती है? क्यों नहीं बातचीत करेंगे? उनसे बातचीत होती? हाँ, मेरी अखिलेश जी से बातचीत होती है, मेरी बहन जी से बातचीत होती है, मैं मुलायम सिंह जी का भी हालचाल लेता हूं। तो अखिलेश जी आपको बताते हैं कि वो 12 बजे उठते हैं? देखिए, सवाल ये कि तो पता लग जाता है कि आप सुबह फोन मिलाइए, जब कोई टेलीफोन पे उपलब्ध नहीं है तो पता लग जाता है कि व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। तो साइकिलिंग पे जाते हैं, क्या आप खबर रखते हैं उनकी? देखिए, मुझे प्रदेश की 25 करोड़ जनता की खबर रखनी पड़ती है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की, हर एक व्यक्ति की खुशहाली का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे लिए प्रदेश का कोई व्यक्ति राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं। और ये जो इत्र की बात करते हैं कि ये उनके मित्र हैं, इत्र वाले, इसका कोई एविडेंस, कोई सबूत? एविडेंस तो ये तो मीडिया बता दे रहा है ना, कि ये तो मीडिया के पुराने मित्रों को मालूम होगा कि वो किसके साथ जो है यूरोप की यात्रा करने के लिए गए थे। पर उसमें वो इत्र वाले मित्र भी थे। तो वो कहते हैं कि मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, आपने गलती से डालना था। मैं क्या कह रहा हूं ना, कहीं और मैं क्या कह रहा हूं, सवाल ये है कि इत्र वाले मित्र किसके साथ यूरोप की यात्रा में गए थे, यही पूछिए। तो एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं। एविडेंस क्यों नहीं है? ये पुख्ता एविडेंस है, चित्र सब कुछ बोल देता है। योगी जी, नाहिद हसन कैराना से लड़ रहे हैं और आज समाजवादी पार्टी ने ये भी पुष्टि की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपको बताना पड़ता है कि जिसके खिलाफ केसेस हैं उनको आप क्यों टिकट दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि इससे अच्छा कैंडिडेट और समाज सेवा करने वाला नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने पहले कह दिया था कि समाजवादी पार्टी को इसी प्रकार के लोगों में समाज सेवा दिखाई देती है। इनके यहां कहीं नाहिद हसन हैं, कहीं पर शकीफुल रहमान बर्क जैसे लोग हैं जो आधी आबादी के प्रति किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं और तालिबान का खुल के समर्थन करते हैं। इनके पास इसी प्रकार की पूरी इनकी पहली और दूसरी सूची देखिए ना पहले। तो लखीमपुर खेड़ी में जो हुआ उसमें आशीष मिश्रा तो जरूर गए जेल, लेकिन 6 दिन बाद, और उनके पिता अभी भी मंत्री की कुर्सी पर बैठे। देखिए, कैराना की घटना को लखीमपुर से तुलना नहीं की जा सकती। एक लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। सरकार ने क्विक एक्शन लिया, कार्रवाई की। सरकार कोई भी कार्रवाई बिना एविडेंस के नहीं करेगी। पुख्ता प्रमाण के आधार पर जहां पर जो कार्रवाई हुई, हमने नियमानुसार कार्रवाई की। लेकिन घटना घटित होने के बाद विपक्ष ने जिस तरीके से माहौल को खराब करने का प्रयास किया, उसको वर्ग संघर्ष की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया, हमारी पुलिस ने उसको रोका, तो वहां की शांति और सौहार्द को नहीं बिगड़ने दिया। और उसके बाद सभी कार्रवाई संपन्न होने के बाद फिर नियमानुसार कार्रवाई भी की। आज माननीय उच्चतम न्यायालय की देखरेख में एक जुडिशियल कमीशन और एसआईटी इस पूरे मामले को देख रही है, और वही इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होनी है, कब कार्रवाई होनी है, ये सब वही देखेगा। इसमें राज्य सरकार इसमें कहीं भी नहीं है। आलोचक आपके कहते हैं कि 6 दिन अगर आशीष मिश्रा घूमता रहा तो इसलिए क्योंकि उनके पिता मंत्री थे बीजेपी की सरकार में दिल्ली में। देखिए, हमने किसी का बचाव नहीं किया,
और न किसी को। हाँ, हमारे पास एविडेंस चाहिए थे। एसआईटी हमने तत्काल गठित की थी और हमारी एसआईटी ने जो कार्रवाई की है उसी कार्रवाई को सभी लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी ऐसा तो नहीं है कि कोई नया एविडेंस किसी दूसरे ने जुटा दिया हो। हम लोगों ने सभी लोगों के बयान लिए और सभी लोगों से हमने तथ्य मांगे थे। हमें एविडेंस देते, हम कार्रवाई करते। एविडेंस हमारे पास इकट्ठे हुए, हम पुलिस ने स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की। उसकी तुलना आप कैराना से नहीं कर सकते, मुजफ्फरनगर से नहीं कर सकते। और मुख्यमंत्री आवास में किसी भी व्यक्ति को सम्मानित भी नहीं किया गया। जैसे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, सहारनपुर के दंगाइयों को, बुलंदशहर के उपद्रवियों को, मेरठ और बरेली के उपद्रवियों को जैसे पिछली सरकारों में सम्मानित किया जाता था, हमारी सरकार के समय कभी भी अगर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करनी है, हमने कार्रवाई की। योगी जी, 2 सवाल पूछूंगी। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कि वहां किसान आंदोलन 1 साल लगभग चला और आज भी वहां पर जो समीकरण बन रहे हैं, वहां आरएलडी, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और उनके साथ टिकैत भाई जो हैं वो साथ हुए हैं। इससे क्या बीजेपी को मुश्किल होगी? देखिए, बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमारे लिए 2014 में मुश्किल नहीं था, 2017 में भी मुश्किल नहीं था, 2019 में भी उस मुश्किल नहीं था, 2022 में भी कोई मुश्किल नहीं है। किसान आपसे परेशान है, लोग कहते हैं। हमारे यहां से कोई किसान परेशान नहीं है। किसान नेता भी नहीं परेशान है। तो फिर बालियान साहब क्यों मिलने चले जाते हैं? नरेश टिकैत क्यों नहीं जाएंगे? एकदम जाके मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हर एक से समर्थन मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगेंगे? वो हमारे वोटर हैं, प्रदेश के मतदाता हैं, तो प्रदेश के मतदाता से अपील करने में कोई बुराई नहीं। उनकी सीट के वे सांसद हैं, उनका दायित्व बनता है कि अपनी सीट के हर मतदाता के साथ संवाद बनाए। और अगर गए हैं, कोई बुराई नहीं की, एकदम जाना चाहिए। डिफेंसिव खेल रहे हैं? कोई डिफेंसिव नहीं। और आप गोरखपुर से लड़ रहे हैं क्योंकि पूर्वांचल में जहां स्वामी प्रसाद मौर्य और ये ओबीसी लीडर्स का दबदबा है, वहां पर शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पार्टी ने आपको कहा है कि आप पूर्वांचल की तरफ। मैं क्या कह रहा हूं ना, तो इसीलिए तो पता लग जाएगा कि कहां पे कौन कितना मजबूत है, किसका कितना बड़ा जनाधार है। इन सब के जनाधार का पता 10 मार्च को लग जाएगा। चुनाव हिंदुत्व पे होगा, विकास पे? क्योंकि बहुत दिनों से विकास की बात नहीं सुनी। राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, चुनाव इस पे होगा। और हमने इसीलिए कहा, सुरक्षा, राष्ट्रवाद में हमारी सुरक्षा भी आता है, आस्था का सम्मान भी आता है। लोग कहते हैं कि आप हिंदुत्व पे थोड़ा कभी कभी पीछे हो जाते हैं, आप अयोध्या से नहीं लड़ रहे क्योंकि पंचायत चुनाव में काशी, मथुरा सब हार गए थे। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हमारी सरकार ने किया। आज अयोध्या में मेरी सरकार का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी हमारी सरकार के समय। पर शायद इसलिए आपको वहां से खड़ा नहीं किया ताकि आप और अयोध्या एक ना बन जाए। मैं क्या बहुत बड़े, देखिए, सवाल इसका नहीं। अयोध्या हमारे लिए राजनीति का मुद्दा कभी नहीं था, हमारी आस्था का प्रतीक था। और अयोध्या के प्रति हमारी आस्था सनातन है, हमेशा रहेगी। तो ये जो 80-20 आपने कहा था, हाँ, मैं कह रहा हूं ये चुनाव 80 और 20 के बीच में होगा। तो ये 20 मुसलमानों के लिए है? देखिए, आप जो समझे, लेकिन मेरा मानना है 80% लोग जो सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रदेश की सुरक्षा, प्रदेश की समृद्धि, प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और प्रदेश के सभी तबके के लिए संवेदनशील हैं, उनके विकास और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हैं, वे 80% एक तरफ होंगे। जो प्रदेश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले पेशेवर दंगाई, माफिया, अपराधी और आतंकवादियों के हितैषी हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, उनके मुकदमों को वापस लेने की पैरवी करते हैं, वे एक तरफ होंगे। तो ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये लड़ाई 80-20 की होगी। एक तरफ सकारात्मक ऊर्जा, एक तरफ नकारात्मक ऊर्जा। डबल इंजन की सरकार ने सकारात्मक ऊर्जा को इतना मजबूत कर दिया है कि वो 80% से आगे बढ़ेगा और ये 20% से भी डाउन होते हुए तो सारे मुसलमान नकारात्मक है। मैंने क्या कहा, ये जाति, मत और मजहब का नहीं,
ये तो सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा की लड़ाई है। योगी जी, जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आजकल गाने बड़े बन रहे हैं हर पार्टी के, तो सब पूछ रहे हैं यूपी में काबा, आप क्या कहें? सब बा, बीजेपी बा, योगी बा? हाँ, क्यों नहीं। कितनी सीटें? हमने 325 प्लस कहा था, आज फिर नोट कर लें, बीजेपी 300 प्लस पार करेगी। 300 प्लस। और 10 मार्च को चाहे 300 प्लस हो, चाहे नीचे हो, चाहे 202 से नीचे हो, आप इंटरव्यू जरूर देंगे? हम तो इंटरव्यू के लिए हमेशा तैयार हैं। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर से अनाउंसमेंट के बाद पहला आपका ये इंटरव्यू रहा। उम्मीद है कि अभी तो चुनाव शुरू होने हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी, कई जगहों पर हमारी बस भी चलेगी और हम मिलने की कोशिश करेंगे। बस वर्चुअल रैली से काम चल जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज का? देखिए, समय के अनुरूप हमें बदलना पड़ेगा। अगर महामारी से लड़ना है तो भारत निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन तय की उसका पालन भी करना पड़ेगा। तो गाइडलाइन ऐसी हो सकती है जिसने 2 टीके लगाए हैं वो करवा ले? देखिए, सवाल ये है कि अगर भारत निर्वाचन आयोग ने कोई गाइडलाइन सोच समझ के तैयार की है तो उसका हम पालन करेंगे। और भी तरीके हैं और हर परिस्थिति एक नए आविष्कार को जन्म दे देगी अपने आप ही। तो न्यू एज इलेक्शन के लिए आप भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्ते।